हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लास्ट एपिसोड ऑफ परफेक्ट क्राउन के ड्रामा को बिल्कुल हिंदी में समझने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पे प्रिंस यान फाइनली अब किंग बन चुका होता है। किंग के अटायर में वो कोर्ट में जाता है। अब किंग अनाउंस करता है कि कोर्ट का पहला डिस्कशन रॉयल फैमिली सिस्टम को कम्प्लीटली ख़त्म करने पर होगा। ऑब्वियसली सब लोग इंक्लूडिंग चॉय यून और हुईजू टेंशन में आ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। यहाँ पे हमें लेटर पता चलता है कि किंग इयान ने पहले ही हुईजू को अपने प्लान के बारे में बता दिया था और वो उसे सपोर्ट और अंडरस्टैंड भी करती है। यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। हावेवर यहाँ पे हुईजू को समझ आ जाता है कि रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स और गवर्नमेंट मिनिस्टर्स रॉयल फैमिली सिस्टम को ख़त्म करने के सपोर्ट में नहीं होंगे। अब किंग सिर्फ पब्लिक सपोर्ट पर डिपेंड कर सकता है। अब पब्लिक ही ये डिसीज़न लेगी कि किंग का ये फ़ैसला सही है या गलत। लेकिन हुईजू यहाँ पे किंग इयान को अपना पूरा सपोर्ट दिखाती है और वो उसे कहती है कि वो हमेशा ही उसके साइड से खड़ी रहेगी, चाहे कोई उसके साइड पे हो या ना हो। अब किंग तो सिर्फ पब्लिक सपोर्ट पर डिपेंड कर सकता है और जोंग वू पूरी कोशिश कर रहा है कि पब्लिक सर्वे ना हो पाए। किंग को परेशान करने के लिए यहाँ पे जोंग वू कोर्ट रूम में सभी मिनिस्टर्स के साथ मिलके यहाँ पे किंग को समझाने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पे वो जोंग वू से कहता है कि मेरे इस डिसीज़न को अब कोई बदल नहीं सकता है। हुईजू यहाँ परेशान है कि आगे क्या होने वाला है। वही यहाँ पे मीटिंग के बाद में जोंग वू मीडिया के सामने जाता है। मीडिया वाले उससे कई तरह के क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देता है। इसी बीच क्वीन मदर प्रिजन में जाती है अपने फादर से मिलने के लिए। जब उसके फादर उसे देखते हैं तो वो गुस्सा हो बैठते हैं। वो यहाँ पे सबसे पहले क्वीन मदर से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एविडेंस को प्रिंस यान के हाथ में देने की। वो यहाँ पे क्वीन मदर से कहते हैं कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अपने बेटे की भी। वो किंग बन सकता था लेकिन अब प्रिंस यान किंग बन चुका है। क्वीन मदर प्रिजन में अपने फादर से ऑफिशियली रिलेशन तोड़ती है। जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे को ऑलरेडी उसके क्राइम्स के बारे में पता था तो वो डिसाइड करती है कि अब वो एक बेटर पेरेंट बनेगी। बाहर निकलते वक्त यहाँ पे संगवून रिवील करता है कि जोंग वू को गैस एक्सप्लोजन के बारे में पहले से पता था और उसने ही प्रिंस यान को वहाँ बुलाने में हेल्प भी की थी। प्रिजन के बाहर क्वीन मदर को जोंग वू मिलता है। जोंग वू यहाँ क्वीन मदर को घर ड्रॉप करने का ऑफ़र देता है एंड तभी क्वीन मदर के बेटे का उसे कॉल आता है तो वो जोंग वू के सामने उसके कॉल को कट कर देती है। किंग इयान के कोर्ट मीटिंग में हुईजू के फादर भी प्रेजेंट होते हैं। वो यहाँ तेजू से आकर कहते हैं कि वो बिल्कुल प्रिंस यान के फेवर में है और वो उसे ज़रूर सपोर्ट करेगा। ये बात सुन के हुईजू का भाई भी सरप्राइज़ हो जाता है। अब यहाँ पे कार राइड के ड्यूरिंग यहाँ पे जोंग वू क्वीन मदर से कहता है कि रॉयल फैमिली मीटिंग में किंग के मोनार्की एबॉलिश करने वाले डिसीज़न का वो अपोज करे, उसके खिलाफ वो खड़ी रहे। क्वीन मदर पूछती है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। अब जोंग वू यहाँ पे पैलेस की फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर देता है। बट यहाँ पे हुईजू के साथ जब प्रिंस यान इस बारे में डिस्कशन कर रहा होता है तो हुईजू आगे बढ़कर पेंडिंग पैलेस बिल्स पे करने का ऑफ़र देती है जब तक सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती है। बदले में जोंग वू यहाँ पे जब उसे पता चलता है कि हुईजू ने फाइनेंसेस को मैनेज किया है तो जोंग वू कैसल ग्रुप की फाइनेंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा देता है। जब हुईजू को ये बात पता चलती है तो यहाँ पे वो अपने फादर से पर्सनली बात करने के लिए जाती है। अब यहाँ पे उसके फादर कहते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है इसके लिए हुईजू वहाँ मीडिया के सामने नहीं जाएगी, बल्कि हुईजू के डैड कहते हैं कि मीडिया के सामने हुईजू का भाई तेजू जाएगा और वो मीडिया को अच्छे से संभाल लेगा। हुईजू तो सरप्राइज़ हो जाती है उसके डैड के उतना उसे फेवर करने पर। यहाँ पे जब सब कुछ बातें हो जाती है तो हुईजू पैलेस के लिए अकेली निकलती है तो यहाँ पे उसके डैड उसे रोकते हैं एंड वो तेजू से कहते हैं कि वो हुईजू को पैलेस तक सेफली राइड दे ताकि उसे कुछ ना हो।
अब यहाँ पे पैलेस तक यहाँ उसका भाई उसे राइड देता है एंड यहाँ पे हुईजू उसे थैंक यू कह के ओप्पा कह के पुकारती है एंड वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे ओप्पा शब्द सुनते ही तेजू काफ़ी खुश हो जाता है। जब हुईजू पैलेस के अंदर एंटर करती है तो यहाँ पे किंग इयान उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। हुईजू यहाँ अपनी खुशी को उसके सामने जाहिर करती है। हुईजू अपनी फैमिली का सपोर्ट देखकर सरप्राइज़ हो जाती है और बाद में हस्बैंड से कन्फेस करती है कि उसे ये फीलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। वो यहाँ पे इयान से ये भी कहती है कि इयान को स्ट्रॉन्ग रहना होगा, क्योंकि वो जब भी इयान को स्ट्रॉन्ग देखती है तो उसे भी कॉन्फिडेंस आता है। वही पैलेस में क्वीन मदर अपने बेटे इयान के साथ होती है एंड वो उस पल को याद करती है जब वो जोंगवू के साथ कार में थी। अब क्वीन मदर ने यहाँ पे जोंगवू से कहा था कि अगर वो उसका साथ देने से मना कर दे तो क्या होगा। तब जोंगवू यहाँ क्वीन मदर को थ्रेटन करता है, धमकाता है कि वो उसका और अपने बेटे इयान का फ्यूचर बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो रिवील करेगा मीडिया के सामने कि कैसे क्वीन मदर ने रॉयल पेपर छुपा दिए थे ताकि उसका बेटा थ्रोन पर गद्दी पर बैठ सके। अगर ये ट्रुथ बाहर आया तो दोनों क्रिमिनल्स बन जाएंगे। क्वीन मदर उसे गैस एक्सप्लोजन के बारे में पूछती है और जोंगवू ओपनली एडमिट करता है कि उसने प्रिंस इयान को मारने की कोशिश की थी और वो रुकने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट डे तेजू यहाँ पे मीडिया के सामने जाता है। वो मीडिया को इनडायरेक्टली हिंट भी देता है कि कैबिनेट अपनी पावर मिसयूज़ करके किंग पर प्रेशर बना रहे हैं। वही हेजंग किंग इयान से कहती हैं कि क्वीन मदर के काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन लेने हैं, लेकिन इयान कहता है कि वो काफ़ी दिनों बाद अपने बेटे के साथ बाहर अपने चेम्बर्स से निकली हैं और उसे अपने उस टाइम को एंजॉय करने दो, उन्हें कोई भी वर्क का लोड नहीं होना चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि हुईजू भी क्वीन मदर को अपने पैलेस के बाहर घूमता हुआ देखती है एंड वो उनके साथ जाकर बात करती है। यहाँ किंग खुद क्वीन मदर से हेल्प नहीं मांगते हैं बट हुईजू मांगती है। तब क्वीन मदर सब सच बता देती है और जोंगवू के साथ कार में हुई कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी हुईजू के सामने प्ले करती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे रॉयल फैमिली मीटिंग होती है जिसमें सभी ऑफिशियल्स आते हैं। किंग आने के बाद में किंग सबको लेक्चर देता है कि एक्चुअली वो मोनार्की एबॉलिश होने के अगेंस्ट क्यों है, लेकिन जोंगवू एक्सप्लेन करता है कि क्राउन सिर्फ पैसा नहीं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एंड यहाँ पे किंग कुछ कहे उससे पहले वहाँ जितने भी रॉयल और ऑफिशियल्स बैठे होते हैं मीटिंग में वो सभी जोंगवू की बात से हामी भरते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पे जोंगवू को एक रिप्लाई जब किंग देने जाता है तभी हुईजू मीटिंग इंटरप्ट करती है और जोंगवू को अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश के लिए कन्फ्रंट करती है। वो क्वीन मदर वाली रिकॉर्डिंग सबको सुना देती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हुईजू क्वीन मदर के पास ये एविडेंस सुनती है और उसका शक जोंगवू के लिए सही निकलता है। जोंगवू ही विलन होता है किंग इयान के रास्ते में। अब हमें पता चलता है कि जब जेल से बाहर क्वीन मदर निकली और उसने जोंगवू को देखा तभी उसने रिकॉर्डिंग बटन को ऑन कर दिया था एंड ये सारी रिकॉर्डिंग उसने रिकॉर्ड कर ली थी। हुईजू इस रिकॉर्डिंग को सुनकर काफ़ी हर्ट हो गई थी। क्वीन मदर यहाँ हुईजू को एडवाइस देती है कि जोंगवू को पर्सनली कन्फ्रंट करे क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा दर्द वही देगी। अब मीटिंग रूम से बाहर आने के बाद में हुईजू चॉयॉन से कहती है कि जाकर किंग को प्रोटेक्ट करो। अब यहाँ पे मीटिंग रूम में से सभी ऑफिशियल्स चले जाते हैं एंड बस जोंगवू और किंग इयान ही होते हैं। अब यहाँ पे किंग इयान जोंगवू से पूछता है कि सच क्या है। प्राइवेट में जोंगवू एडमिट करता है कि उसने प्रिंस इयान को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि वो हुईजू को छोड़ नहीं पा रहा था। शॉकिंगली यहाँ जोंगवू ब्लेम भी इयान पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन इयान यहाँ शांति से क्लैरिफाई करता है कि हुईजू कभी जोंगवू की प्रॉपर्टी थी ही नहीं, तो वो जोंगवू से उसे कैसे छीन सकता था। इसी वक्त चॉययून पुलिस के साथ बाहर खड़ा होता है और जोंगवू को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑब्वियसली इयान बिट्रियल से हर्ट हो जाता है और हुईजू के पास वो चला जाता है एंड हुईजू इयान को कंफर्ट करती है और कहती है कि वो उसके साथ ही है और अब सब कुछ सही हो जाएगा।
अब जोंगवू के जाने के बाद किंग पब्लिक सर्वे कंटिन्यू करता है। पब्लिक मोनार्की ख़त्म करने के फेवर में वोट करती है एंड किंग उनकी विशेस को रिस्पेक्ट करते हुए ऑफिशियली मोनार्की एबॉलिश कर देता है। उसके बाद वो किंग नहीं बल्कि सिंपली ली इयान के नाम से पहचाना जाता है। वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि चॉयुन और हेजंग जो कि डेटिंग कर रहे हैं वो बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे हेजंग चॉयन को आउट ऑफ सडन किस कर लेती है, जिससे कि चॉयन भी शॉक हो जाता है एंड वो हेजंग को फिर से किस बैक करता है। एंड ये सारी बातें यहाँ पे कोर्ट लेडी जिनसुक देख लेती है एंड वो इन दोनों के लिए काफ़ी खुश भी होती है। अब यहाँ पे किंग इयान मोनार्की एबॉलिश होने के बाद में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करता है एंड ऑब्वियसली किंग इयान के साइड से हुईजू हमेशा खड़ी रहती हैं एंड पब्लिक सभी किंग इयान के काफ़ी तारीफ भी करते नज़र आते हैं। अब मोनार्की फाइनली ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे पैलेस के बाहर हुईजू इयान का वेट कर रही होती है एंड वो उसे कैजुअली इयान कह के पुकारती है, जिससे इयान भी काफ़ी खुश हो जाता है एंड वो दोनों अपनी क्यूट डेट के लिए निकल जाते हैं। अब 3 साल बाद का सीन दिखाई देता है कि 3 साल बाद हुईजू कैसल ब्यूटी में वापस काम पर आती हैं एंड मीडिया वाले उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। एज़ यूजुअल वो काफ़ी सारे पोजेस देती है मीडिया के सामने एंड वो अपनी कुर्सी पर जाकर जब बैठती है तो उसके इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं आते हैं। वो कहती है कि मैं इस ऑफ़िस को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। अब यहाँ पे जब वो ऑफ़िस जाती हैं तो हेजंग उसे बताती है कि तेजू ने काफ़ी सारे प्रपोजल्स दिए होते हैं कंपनी की सक्सेस के लिए। वो उन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर रही होती है वन बाय वन एंड तभी तेजू वहाँ पे आ जाता है एंड तेजू उसे कैसल कार्ड हैंडल करने को कहता है क्योंकि उसकी वाइफ दायोंग प्रेग्नेंट है और वो पैटर्निटी लीव लेने वाला है। हुईजू सीक्रेटली एंजॉय करती है कि उसका ब्रदर उस पर रिले कर रहा है। हम देखते हैं कि चॉयन के साथ में इयान कुकिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो हुईजू को अपने कुकिंग स्किल से इम्प्रेस कर सके। लेकिन चॉयन इयान से कह देता है कि आपने कभी कुकिंग की नहीं है एंड पहली बार के लिए आप काफ़ी वर्स्ट कुक हो यहाँ पे। लेकिन फिर भी इयान कंसिस्टेंसी दिखाता है एंड हुईजू को कॉल करके पूछता है कि आज डिनर के लिए तुम जल्दी घर आ जाना, लेकिन हुईजू कहती है कि वो काफ़ी बिजी है इसलिए वो नहीं आएगी। अब वो गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पे वो चॉयन के साथ सबवे में जाता है एंड बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स को एंजॉय करता है। अब मोनार्की ख़त्म होने के बाद में वो फ्रीली काफ़ी कैफ़ेज़ में घूम सकता है, पब्लिक प्लेसेस में जा सकता है और पब्लिक उसे डिस्टर्ब भी नहीं करती है। ये लाइफ वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा है। चॉयन बातों बातों में इयान को एक अच्छा गिफ्ट प्लानिंग बताता है कि क्यों ना वो वेडिंग प्रपोज़ल फिर से हुईजू के लिए करे ताकि वो खुश हो जाए। यहाँ पे ऑफिस में जब हुईजू काम कर रही होती है तभी अचानक उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं। वो पहले तो अपने डैड को देखकर वह शॉक हो जाती है, लेकिन जब उसके डैड उसे फ्रीली अपनी मन की बात करते हैं कि वो हमेशा से ही हुईजू पे प्राउड फील करते थे कि वो कैसे हमेशा स्कूल में टॉप आती थी और कैसे वो हमेशा से ही इंटेलिजेंट थी, ये सारी बातें सुन के तो वो और भी शॉक हो जाती है। उसके डैड प्रॉमिस करते हैं कि अब वो उसे फुल्ली सपोर्ट करेंगे। वहीं पैलेस में हम देखते हैं कि लेडी जिनसुक यहाँ पे इयान के कमरे में एक कंफर्टेबल बेड को फिट करवाती है और वो उसकी टेस्टिंग के लिए इयान को वहाँ लेटाती है एंड वो यहाँ इयान से कहती है कि आपकी और हुईजू की शादी को इतने साल हो गए हैं, अब हमें एक बच्चा देखना है आपके गोद में, जिससे कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अब ऑफिस से रात को हुईजू काफ़ी लेट आती है एंड इयान उस पर गुस्सा करता है कि मैं अपनी वाइफ को दिन में अच्छे से देख भी नहीं पाता हूँ और रात को तुम लेट आती हो। यहाँ पे वो टेंट्रम्स दिखाता है कि वो अपनी वाइफ को कितना मिस कर रहा होता है। वो यहाँ पे उसे एक किस करती है और उसका गुस्सा सभी चला जाता है। अब जब ये दोनों बेड पर सो रहे होते हैं तो यहाँ पे वो दोबारा प्रपोज़ल और वेडिंग रिंग के बारे में हुईजू से बात करता है। तो हुईजू कैजुअली पूछती है कि फिर से क्यों करना है, तो यहाँ पे इयान थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ इयान क्वीन मदर के साथ मिलके एक म्यूज़िकल शॉप जाता है। क्वीन मदर के बेटे इयान के लिए एक छोटू सा
सा गिटार लेने के लिए, क्योंकि क्वीन मदर का कहना है कि उसका बेटा काफ़ी अच्छा गिटार बजा लेता है और वो एक दिन काफ़ी अच्छा म्यूज़िशियन भी बनेगा। अब क्वीन मदर के जाने के बाद में वो यहाँ पे चॉयॉन से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो चॉयॉन को बता रहा होता है कि कैसे वो हुईजू को फिर से प्रपोज़ करेगा, वेडिंग रिंग देगा। और यहाँ पे पीछे से हुईजू और हेजंग ये सारी बातें सुन लेते हैं। अब वो पूछता है हुईजू से कि क्या उसने ये सारी बातें सुन ली है। वो कहती है कि तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारी वाइफ हूँ। एंड वो इयान से कहती है कि क्या तुम्हें ये लगा कि हम दोनों की बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, इस वजह से तुम मुझे फिर से प्रपोज करना चाहते हो। बाद में इयान कन्फेस करता है कि वो स्कूल टाइम से ही हुईजू को पसंद करता था। वो यहाँ पे बताता है कि जिस दिन उसने हुईजू को आर्चरी ग्राउंड में रात को प्रैक्टिस करते हुए देखा था, उसी दिन से वो हुईजू के लिए दीवाना हो गया था। एंड हुईजू ये कन्फेशन सुन के काफ़ी खुश होती है कि वो उसे कितने टाइम पहले से प्यार करता था। अब यहाँ पे उन दोनों ने जितने भी पल एक साथ गुजारे होते हैं उसका एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। एंड हमें उन दोनों की एक स्वीट किस भी देखने को मिलती है। एंडिंग में इयान रॉयल एग्जीबिशन को विज़िट करता है, जहाँ पे उसके डैड के किंग के अटायर को फ्रेम किया जाता है। वहाँ पे वो अपने डैड से बात करता है कि जिसके लिए आपने मुझे हमेशा पीछे रखा, जिसके लिए आप मुझे मारते रहे, मतलब कि राजा की गद्दी के लिए हमेशा वो इयान को मना करते थे, आज वो फाइनली किंग बन चुका है और वो ये न्यूज़ जाके अपने फादर को बताता है। अब मोनार्की छोड़ने के बाद वो खुद को काफ़ी रिलीव्ड फील करता है। हुईजू थोड़ा लेट आती है बट उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ड्रामा का एंड होता है जब दोनों हैप्पीली बेसबॉल गेम को अटेंड करते हैं। एंड इस बार यहाँ पे इयान हुईजू को सामने से कहता है कि इस बार हम दोनों मैच में कपल टी शर्ट्स को पहनेंगे और टीम्स को चीयर अप करेंगे। अब गेम अटेंड करते वक्त किसिंग कैमरा उन दोनों पर फोकस करता है एंड इस बार वो दोनों किस करते हैं। फाइनली वो अपनी लाइफ फ्रीली एंजॉय कर पाते हैं। एपिसोड का रिव्यू अगर हम देखें तो एपिसोड की बिगिनिंग थोड़ी बिटर स्वीट थी, बट इयान को फाइनली हैप्पी एंड फ्री देखकर काफ़ी पीसफुल फीलिंग आई। हॉनेस्टली स्टोरी के लिए ये परफेक्ट एंडिंग जैसा लगा। बस एक कंप्लेंट ये थी कि हमें जोंगवू को प्रिजन सेल में देखने को नहीं मिला, लेकिन ये जानकर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि वो हमेशा इयान की लास्ट वर्ड से मेंटली टॉर्मेंटेड रहेगा।